Hello everyone, today we discuss minor 3. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 131 का। शैक्षिक सिद्धांत में लक्ष्य तथा उद्देश्य के मध्य भेद को उनके व्यापकता, क्षेत्र, दार्शनिक आधार तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी क्रियात्मक प्रासंगिकता के संदर्भ में समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस भेद को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है? तो देखिए अपन चेक करते हैं इनमें कि लक्ष्य संकीर्ण व्यवहारिक विनिर्देश है जो मुख्यतः मनोविज्ञान से व्युत्पन्न होते हैं, जबकि उद्देश्य व्यापक सामाजिक अपेक्षाएं हैं जिनकी जड़ें दर्शन और समाजशास्त्र में निहित होती है। देखिए लक्ष्य संकीर्ण नहीं होते, लक्ष्य व्यापक होते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और उद्देश्य व्यापक नहीं होते, उद्देश्य क्या होते हैं? संकीर्ण। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। लक्ष्य व्यापक, ठीक है, दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय अभिमुखता वाले होते हैं जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को सामान्य दिशा प्रदान करते हैं, जबकि उद्देश्य विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्मित तथा शिक्षण अधिगम के मापन योग्य परिणामों से प्रत्यक्षता संबंध होते हैं। ये ठीक हो सकता है। लक्ष्य और उद्देश्य समानार्थी अवधारणाएं हैं, बिल्कुल गलत, समानार्थी नहीं है। ठीक है, देखिए लक्ष्य उद्देश्य में थोड़ा सा भेद मैं बताता हूँ आपको। एक होता है लक्ष्य और एक उद्देश्य। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है कि अपन कोई टारगेट डिसाइड करें, लक्ष्य डिसाइड करें कि मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, नौकरी हासिल करना। ठीक है, अब नौकरी हासिल करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले योग्यता हासिल करनी है। जैसे अपन को टीचर की नौकरी, अध्यापक की नौकरी हासिल करनी है, तो पहले मुझे क्या करना है? बीएड करना है। तो बीएड कंप्लीट करना, ये क्या हो गया? उद्देश्य। बीएससी या बीए ये करते हैं अपन, 12th पास करते हैं, ऐसे चलते हैं। मतलब पहले 12th करते हैं, फिर बीएससी बीए करते हैं, फिर बीएड करते हैं। तो ये छोटे छोटे उद्देश्य हैं, इनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो छोटे छोटे ये स्टेप हैं, इनको तो उद्देश्य बता सकते हैं। और जो मेन गोल है, मेन एम है, लक्ष्य, वो है नौकरी हासिल करना। तो ये है लक्ष्य और उद्देश्य में फ़र्क। ठीक है, लक्ष्य शिक्षक द्वारा निर्मित ठोस कक्षागत लक्ष्य होते हैं, जबकि उद्देश्य अमूर्त राष्ट्रीय आदर्श जिनका नहीं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 132 का देखिए, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम गणित के अनुशासनात्मक उद्देश्य का सर्वाधिक यथार्थ प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, व्यवसाय के कुशल संचालन हेतु लाभ प्रतिशत एवं औसत की गणना करना। ठीक है, क्रमबद्ध चिंतन के माध्यम से तार्किक तर्क शक्ति, शुद्धता तथा आत्म मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना। ये हो जाएगा गणित के अनुशासनात्मक उद्देश्य का। ठीक है, अभियांत्रिकी, नौवन, चिकित्सा तथा ललित कलाओं में गणित के योगदान को पहचानना। गणित में कलात्मक, ये कलात्मक से संबंधित ये भी नहीं होगा। और गणना करना ये कौशल से संबंधित होता है। ठीक है, तो अनुशासनात्मक उद्देश्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन है। अनुप्रयोग उद्देश्य शिक्षार्थी को सक्षम बनाता है। अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव, अनुप्रयोग उद्देश्य शिक्षार्थी को सक्षम बनाता है कि वह स्मरण की गई सूत्रों का उपयोग करते हुए पाठ्यपुस्तक के नियमित प्रश्नों का समाधान करे। सॉल्यूशन करता है, ये नहीं आता अनुप्रयोग में। चार्टों की व्याख्या करिए, गणितीय गुणों का सत्यापन करिए, ये भी नहीं आता। चार्टों की व्याख्या करना वगैरह स्किल में आता है। अपरिचित समस्याओं का विश्लेषण करें, ठीक है, तथा उनके समाधान हेतु उपयुक्त विधि का चयन करिए, ये बिल्कुल सही। एनालिसिस अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है। परिभाषा को स्मरण रखिए, नॉलेज से रिलेटेड है। स्मरण रखना रिकॉल नॉलेज में आता है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा इसमें। 134 गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम कौशल उद्देश्य का
श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौशल यानी स्किल ऑब्जेक्ट, स्किल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल पूछा इसने। तो देखिए, अमूर्त गणितीय उदाहरणों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना ये स्किल से रिलेटेड नहीं होता है। संबंध स्थापित करना अवबोध में आता है, विश्लेषण अवबोध उनमें आता है। समाधान विधि की तार्किक वैधता का औचित्य सिद्ध करना, जस्टिफाइंग द लॉजिकल वैलिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मेथड। समाधान विधि की ये राइट होगा इसमें, औचित्य सिद्ध करना। उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करते हुए ज्यामितीय आकृतियों का सुतापूर्ण निर्माण करना। आकृतियों का निर्माण जो किया जाता है वो कौशल में आता है, गणना करना वगैरह, चार्ट वगैरह वगैरह बनाना, लेकिन यहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा है ये, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, तो ये ज़्यादा ठीक है। सैद्धांतिक मानदंडों के आधार पर अवधारणाओं का वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, ये किस में आता है? अवबोध, अवबोध के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। फिर 135 का देखते हैं अपन। एक विद्यार्थी किसी दिए गए गणितीय कथन में त्रुटि का पता लगाकर उसे उचित तर्क के साथ सही करता है। यह व्यवहार मुख्यतः किस उद्देश्य की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है? तो ये बोध हो गया कि हम त्रुटि को ठीक करना, मतलब त्रुटि का पता लगाकर उसे ठीक करना, ये अवबोध के अंतर्गत आता है, अवबोध उद्देश्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई शिक्षार्थी उपयुक्त निर्देशांक का उपयोग करते हुए किसी दी गई रैखिक समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करता है तथा प्रतिच्छेदन बिंदु के माध्यम से उसका समाधान निर्धारित करता है, तो यह व्यवहार प्रत्यक्षतः किस उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो ये अनुप्रयोग, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्राफ पे जो रेखाएं हैं, जैसे ये 2 रेखाएं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से उनका समाधान निकाल रहा है, मतलब उसका अक्ष कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो चेक कर रहा है अपने ज्ञान का उपयोग करके। तो अनुप्रयोग हो गया, ज्ञान के उपयोग में अनुप्रयोग होता है, अप्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण उद्देश्यों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है? शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, तीनों परस्पर संबंधित होते हैं, बट ये नहीं है, ये तीनों अलग अलग भी नहीं होते, संबंधित तो होते ही, ये हो नहीं सकता। क्रियात्मक को अलग डाल रखा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन 1 और 4 में से अपन को डिसाइड करना है, तो ऑप्शन 4 ये ठीक है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों ज्ञानात्मक भावात्मक से जुड़ा हुआ होता है और भावात्मक क्रियात्मक से भी और ज्ञानात्मक क्रियात्मक से भी, और तीनों आपस में भी जुड़े हुए हैं, आपस में भी संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। सूची से संबंधित क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इधर है शिक्षण उद्देश्य, अवबोध, अवबोध किससे संबंधित है? अवबोध समझना, अंडरस्टैंडिंग, यही होता है। तो यहाँ आप सामग्री के अर्थ और उद्देश्यों को समझना, ये अवबोध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, और दी गई सामग्री पर उपयुक्त सामान्यीकरण सिद्धांत लागू करना, अप्लाइंग कर रहे हैं अपन कुछ, तो एप्लीकेशन हो जाएगा। अनुप्रयोग के लिए ये होगा। विश्लेषण, सामग्री को घटकों में विभाजित करना तथा भागों के बीच संबंध का पता लगाना, तो ये विश्लेषण से संबंधित हो गया। विभाजित करना, तोड़ना और संबंध का पता लगाना, ये विश्लेषण हो गया। संश्लेषण, तत्वों या अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण घन बन सके। ओके, सबको संश्लेषित कर रहे हैं अपन, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये संश्लेषण, सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये राइट हो जाएगा। 138 में 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2022 सेकंड ग्रेड में
आया हुआ है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय पहचान का उपरोक्त प्रश्न गणित शिक्षण के किस उद्देश्य पर आधारित है। मतलब पहचान करनी है अपने, पहचान के लिए ज्ञान होता है, नॉलेज। ठीक है। 140 अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के ब्लूम का वर्गीकरण के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अवबोध अनुवाद करना, ट्रांसलेट, ये वो कब किस में आती है, अवबोध के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनुवाद करना। विश्लेषण अलग करना, तोड़ना। ठीक है। संश्लेषण सारांश देना, समराइज करते हैं वो संश्लेषण करते हैं। ठीक है। मूल्यांकन समर्थन करना, सपोर्ट के लिए मूल्यांकन होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 141 निम्न में से कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन का उपागम नहीं है। रॉबर्ट मेगर उपागम बिल्कुल है। रॉबर्ट मिलर ये भी है, नहीं है पूछा इसने। आरसीएम उपागम, आरसीएम भी है। एनआईपीडी उपागम ये नहीं है, 4 नंबर हो जाएगा। ये तो है, रॉबर्ट मेगर और मिलर के अप्रोच दिए थे शिक्षण उद्देश्य से संबंधित। और आरसीएम अपना रीजनल मैसूर में है, यह आरसीएम इंडिया में। ठीक है। तो इसने भी शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित एक अप्रोच दिया था, तो ये भी है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित बहुत्तम पक्ष के वर्गीकरण में निम्न में से उच्च क्रम में अनुमूल्यन से तो पहले और बाद में आने वाले उद्देश्य क्रमशः है। तो इसमें ये अनुमूल्यन से पहले तो अनुक्रिया आता है। अनुक्रिया आता है मतलब ये और ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि देखिए इनका क्रम ये होता है कि सबसे पहले आता है आग्रहण। ठीक है। उसके बाद आता है अनुक्रिया और फिर अनुमूल्यन। अनुमूल्यन के बाद आता है संगठन या व्यवस्थापन और फिर मूल्यों का चरित्रीकरण ये आता है। इस प्रकार से चलता है ये। ठीक है, बहुत्तम पक्ष का पदानुक्रम। तो यहाँ देखिए अनुमूल्यन से ठीक पहले अनुक्रिया है और उसके बाद क्या है, संगठन या व्यवस्थापन। तो ये 142 में 3 होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखें RH दवे के क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण का उच्चतम एवं निम्नतम स्तर। RH दवे का बोल रहा है ये। RH दवे ने जो क्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण दिया उसमें उच्चतम एवं निम्नतम स्तर कौन सा है, दवे के क्रियात्मक पक्ष से रिलेटेड है, ना कि संज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष से। तो देखिए RH दवे का है, जो पहला तो होता है अनुकरण। ठीक है। और फिर अनुकरण के बाद कार्य करना, परिशुद्धता, कार्य संधि नियोजन, नियोजन है ये, कार्य संधि नियोजन। और ये स्वाभाविकरण। RH दवे का वर्गीकरण है, क्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में विभाजित किया था। तो उच्चतम तो हो गया स्वाभाविकरण, ये रहा। उच्चतम पहले बात कर रहा है तो स्वाभाविकरण ये रहा, और निम्नतम अनुकरण ये रहा। ठीक है। फिर नेक्स्ट 144 में बहुत्तम पक्ष उद्देश्य के पद अनुमूल्यन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है।
अनुमूल्यन के अंतर्गत। तो अनुमूल्यन के अंतर्गत अपन देखें तो मूल्यों को स्वीकार करना ये तो होता है, मूल्यों को प्राथमिकता देना ये भी है, मूल्यों के प्रति निष्ठा ये भी है, मूल्यों का संप्रतीकरण ये नहीं है, मूल्यों का संप्रतीकरण ये नहीं होता, क्योंकि ये किस में होता है, अनुमूल्यन में न होकर किस में होता है, संघटन में होता है, बहुत्व पक्ष के संघटन पद में होता है। तो 144 से आगे नेक्स्ट 145, गणित की कक्षा में भावात्मक क्षेत्र का मुख्य ध्यान निम्नलिखित में से किस पर होता है। विभिन्न गणित के उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, भावात्मक का पूछ रहा है। समीकरणों को हल करने में सटीकता प्रदान करना, छात्रों को तेजी से गणितीय समस्याओं को हल करना, ये सभी ज्ञानात्मक से रिलेटेड है। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सराहना विकसित करना, डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रिसिएशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, तो ये भावात्मक से रिलेटेड हो गया, इफेक्टिव डोमेन से संबंधित। नेक्स्ट 146, आरसीएम प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौशल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आरसीएम ने जो दिए थे वो ये थे, एक पहला था ज्ञान, फिर समझ अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट प्रयोग और सृजनात्मकता, ये 4 स्टेप बताए थे आरसीएम ने उद्देश्यों की श्रेणियों में, ये टोटल 4 स्टेप बताए थे। तो ज्ञान, समझ या बोध एक ही बात है, तो बोध है, अनुप्रयोग है, सृजनात्मकता भी है, कौशल नहीं है। नेक्स्ट, उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनका स्पष्ट व पूर्ण मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये दीर्घकालीन नहीं अल्पकालीन होते हैं, अल्पकालीन होते हैं उद्देश्य, लक्ष्य होते हैं दीर्घकालीन, ये विशिष्ट प्रयोजन है, ठीक बात है। तो सेकंड नहीं हो सकता, 1 और 3 राइट है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 148 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक विज्ञान शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है, ये बात कर रहा है। समाधान की वैकल्पिक विधि का सुझाव, ये तो है। दिए गए आंकड़ों भी संबंध स्थापित करना, ये भी है। आंकड़ों की पर्याप्त एवं प्रासंगिकता का पता लगाना, ये भी। सूत्र आकृति अवधारणा का प्रत्याविज्ञान करना, नहीं ये नहीं है, ये ज्ञान में आता है। प्रत्याविज्ञान या प्रत्यास्मरण, ये दोनों ही ज्ञान में आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल उद्देश्य है। तो सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण। तो इसमें शामिल उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण है, व्यवस्था भी है, कार्यसंधि नियोजन ये नहीं है, ये दव्य में है, दव्य के वर्गीकरण में दिया है ये, ठीक है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया ये भी है। तो 1 2 4 फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से आरसीएम उपागम में प्रयोग संबंधी मानसिक प्रक्रिया है। तो आरसीएम उपागम में प्रयोग संबंधी मानसिक कारण बताना बिल्कुल है, भविष्यवाणी करना ये भी है, परिकल्पना का निर्माण करना ये भी है। एक परिकल्पना से संबंधित ये भी होता है कि परिकल्पना को स्थापित करना ये भी प्रयोग के अंतर्गत ही मानसिक प्रक्रिया है। कारण बताना हो गया, भविष्यवाणी करना हो गया, एक निष्कर्ष निकालना, इन 3 के अलावा बता रहा हूँ मैं आपको। निष्कर्ष निकालना ये भी होता है, ठीक है। तो आरसीएम उपागम के प्रयोग संबंधी मानसिक क्रियाएं ये होती हैं: कारण बताना, भविष्यवाणी करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना को स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना। यहाँ अपन को 3 दी हुई हैं, तीनों ही ठीक है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा 150 के अंतर्गत। तो ये था आपका माइनर 3 का सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।